कहानी की शुरुआत में फीमेल लीड कह रही थी कि मेरा नाम मुयान है और मैं चुड़ैलों के कबीले से बिलोंग करती हूँ। आज मेरी शादी एक ऐसे बंदे से होने जा रही है जो कि मुझे मारना चाहता है। उसका नाम फेंगलुओ चेंग है, यहाँ का 9वां राजकुमार। अपनी माँ के मरने के बाद तो ये कुछ ज़्यादा ही वायलेंट हो गया है। मैंने लोगों से ये बातें करते हुए सुना कि इसने अपनी पहली 3 बीवियों को मार दिया। मैं चौथी हूँ, मगर मैं इसके हाथों से तो हरगिज नहीं मरने वाली। तभी ही वहाँ पर 9वां राजकुमार फेंगलुओ चेंग आता है। उसे देखकर वो कहती है कि तुमने मुझे शादी के गिफ्ट के तौर पर ये चाकू, जहर और मौत की कब्र पर लगाए जाने वाला टेबल दिया। मुझे ये पसंद आया। रुको, मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है। अब वो एक चुड़ैल थी, इसलिए जादू टोना करना तो उसके लिए आम सी बात थी। वो कहती है कि हम चुड़ैल कबीले के लोग हवा और बारिश को कंट्रोल कर सकते हैं। इतना कहकर वो यहाँ पर तूफानी बारिश लाना चाहती थी ताकि उसे देखकर सभी लोग उसे डरने लगे। लेकिन बारिश के नाम पर तो बस उसकी नौकरानी ही भीगती है, मतलब कि उस नौकरानी के ही ऊपर आकर बारिश गिरती है। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि उसके मास्टर हाथों से आग निकालने का जादू सिखा रहे थे, मगर इसने तो अपने मास्टर को ही जला दिया था। मास्टर ने तंग आकर कहा कि तुम्हारी माँ कितनी अच्छी चुड़ैल थी, फिर तुम इतनी ज्यादा बेकार क्यों हो? एक चुड़ैल होने के नाते तो तुम्हें ढंग से जादू टोना करना ही नहीं आता। कि वो कहती है कि मास्टर, क्या मेरा कुछ हो सकता है? मास्टर कहते हैं कि अगर तुमने प्योर यंग बॉडी वाले लड़के से शादी कर ली फिर तुम्हें जादू टोना आ सकता है, यानी कि उस लड़के के साथ रहकर उसका जादू ठीक तरह से काम करेगा। और ऐसा प्योर यंग बॉडी वाला लड़का तो बस एक ही था, फेंगलुओ चेंग। अभी वो अपने जादू का कुछ ज्यादा ही शो ऑफ कर रही थी कि मैं ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ। कि फेंगलुओ चेंग उसके सामने तलवार रखते हुए कहता है कि तुम ये करना बंद करो, मुझे काफ़ी इरिटेशन हो रही है। इतना कहकर वो उसे उठाकर अपने घर लेकर आता है। वो देखती है कि ये तो घर के अंदर चला गया और बाहर से ताला लगा दिया है ताकि मैं घर के अंदर ना आ सकूं। वो जोर से चिल्लाती है कि इसने तो मेरे अंदर की चुड़ैल को चुनौती दी है, तो इसे तो अब दिखाना ही होगा कि मैं आखिर में चीज़ क्या हूँ। वो जैसे ही जादू करके दरवाजे के अंदर घुसने जाती है कि बेचारी बीच में ही अटक जाती है। उसकी नौकरानी को ही उसे निकालना पड़ता है। फाइनली वो घर के अंदर आ गई थी, पर उसके सामने इतने सारे आदमी खड़े थे जिसको उसे हराना था। वो यहाँ पर जादू की मदद से पैसे और ज़वेरात की बारिश करती है, जिसे ये लोग लूटने में लग जाते हैं और ये इसी मौके का फ़ायदा उठाकर बेडरूम तक आ जाती है। सामने फेंगलुओ चेंग बैठा था। उसे देखकर वो जल्दी से उसकी तरफ आ रही थी कि वो लात मारकर उसे नीचे गिरा देता है। वो कहती है कि ये ऐसे तो हाथ नहीं आने वाला, इसलिए उसे इल्यूशन में फंसा देती है, जहाँ पर वो किसी कोठे में था और बहुत सारी लड़कियाँ उसकी खातिरदारी कर रही थी। मगर फेंगलुओ चेंग तो एक सख्त लौंडा था। वो समझ गया था कि ये बस एक इल्यूशन है और यहाँ पर मुयान के अलावा और कोई लड़की नहीं है और वो उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। अपना भंडा फूटते देखकर मुयान जल्दी से उसे दूसरे इल्यूशन में फंसाती है, जहाँ पर वो सरहद पर युद्ध लड़ने गया था। कि उसका पर्सनल बॉडीगार्ड शिवू वहाँ आकर कहता है कि योर हाइनेस, देखो ना मुझे तो कितनी चोट लग गई है, आप मुझे उठाकर बेड तक ले जाइए। कि वो उसे नीचे गिरा देता है। मुयान कहती है कि इससे तो डील करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। दूर से उन दोनों की बातें शुआंग नाम की एक लड़की सुन रही थी। फिर वो एक संदेशा रानी को भिजवा देती है। यहाँ पर रानी मुयांग और फेंगलुओ चेंग के रिश्ते के बारे में इतना क्यों जानना चाहती है, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। वहीं मुयान ने फेंगलुओ चेंग की ड्रिंक में ड्रग्स मिला दिया था, जिस वजह से उसे काफ़ी कमज़ोरी महसूस हो रही थी। वो कहता है कि तुम मेरे करीब मत आओ, मगर वो कहती है कि आज तो हमारी सुहाग रात है, तो फिर मैं तुम्हारे क्लोज क्यों ना आऊँ। फेंगलुओ चेंग उसे डर के मारे भाग रहा था कि तभी ही वहाँ पर शिवू आकर मुयान को बेहोश कर देता है एंड कहता है कि क्या मैं इस औरत को मार दूँ। तो वो कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये है तो एक चुड़ैल, मगर इसे जादू टोना नहीं आता। ये बाकी चुड़ैलों के मुकाबले में थोड़ी कम पावरफुल है और बहुत ही ज्यादा बेवकूफ टाइप की है। तभी ही उसकी नजर इस 8वें राजकुमार के जेड पेंडेंट पर पड़ जाती है, जो कि उसने गले में पहना था। वो कहता है कि ये इसके पास क्या कर रहा है। वो शिवू को इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने को दे देता है। उसके जाने के बाद वो देखता है कि ये तो अपनी नींद में कुछ बड़बड़ा रही है। जैसे ही वो सुनने चाहता कि ये कह रही थी कि फेंगलुओ चेंग सिर्फ और सिर्फ मेरा है। वो तभी ही उसे पकड़कर जैसे ही किस करने चाहती कि वो दूर होकर कहता है कि
कि ये कितनी बेशरम औरत है, पता नहीं मेरे बारे में सपने में भी क्या क्या सोच रही होगी। अगले दिन शिवू इन्वेस्टिगेशन करके आया था। वो कहता है कि 8वें राजकुमार को चबन्नानयांग में हॉस्टेज बनाकर भेजा गया था, तभी उसकी मुलाकात मुयान से हुई होगी। पक्का वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते होंगे, इसलिए 8वें राजकुमार ने इतना बेशकीमती छड़ उसे दे दिया। तभी ही वहाँ पर मुयान चिल्लाती हुई आती है कि पतिदेव, मैंने सुना है कि आपको चोट लग गई। कहाँ लगी है चोट? कहीं वो आपके हथियार पर तो? कि वो जोर से चिल्लाता है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अब तुम एक राजकुमार की वाइफ हो तो थोड़ा अच्छे से बिहेव करो। अब से तुम्हें इस पूरे घर को संभालना होगा। शिवू उसे एक बड़ी सी बुक देता है तो वो कहती है कि क्या अब मुझे इसे रीड करना होगा? शिवू कहता है कि नहीं, इसमें जितने भी काम लिखे हैं वो तुम्हें करने होंगे। उस बुक में खाने की बहुत सारी रेसिपीज लिखी थी जो कि उसे सभी को बनाना था, घर की सफाई करनी थी और कपड़े धोने थे। कुछ दिनों के बाद फेंगलू और चेंग शिवू से पूछ रहा था कि पक्का वो मेरे टॉर्चर को झेल नहीं पाई होगी और यहाँ से चुड़ैल कबीले भाग गई होगी। कि शिवू कहता है कि ऐसा तो कुछ नहीं है, आपने जितना भी काम दिया मैडम तो वो काफी खुशी से कर रही है। मुयान कुर्सी की सफाई करते हुए कहती है कि क्या मेरे पति देव रोज ही इस कुर्सी पर बैठते हैं? चलो मैं भी थोड़ा बैठकर देख लेती हूँ। क्या वो रोज इसी कप से चाय पीता है? चलो मैं भी ऐसा करके देख लेती हूँ। फिर कपड़े धोने के बाद वो उसे सूंघते हुए कहती है कि वो रोज ही इन्हीं कपड़ों को पहनता है, तो चलो मैं इसे थोड़ा स्मेल करके देख लेती हूँ। शिवू ये सारी बातें फेंगलू और चेंग को बता रहा था कि वो कहता है कि पता नहीं कैसी अजीब सी लड़की है। कि तभी ही वहाँ पर मुयान आकर कहती है कि पतिदेव, क्यों ना मैं आपकी नहलाने में थोड़ी सी मदद कर दूँ। फेंगलू और चेंग उसे देखकर जल्दी से अपने कपड़े पहनने लगता है। वो तो उसके पीछे ही पड़ गई थी कि मुझे तुम्हें नहलाने दो। शिवू उन दोनों को देखकर शर्म के मारे आंखें बंद कर लेता है। जब वो बाहर जा रहा था कि मुयान की नौकरानी से टकरा जाता है। अभी वो अंदर जा रही थी कि वो उसे रोक कर कहता है कि देखो, राजकुमार को नहाने के टाइम पर डिस्टर्बेंस पसंद नहीं तो तुम अंदर नहीं जा सकती। वो उसका कान खींचकर कहती है कि तू मुझे रोकने वाला होता कौन है। तभी ही फेंगलू और चेंग मुयान को बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहता है कि बेशरम औरत, दोबारा मेरे सामने इस तरह की हरकत मत करना। अगले दिन वो मुयान की हरकतों को सोचकर कुछ ज्यादा ही गुस्से में मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा था कि तभी ही उसे उसकी माँ की याद आ जाती है और वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। मुयान जो कि उसी तरफ आ रही थी, पता नहीं क्यों पर आज उसे मुयान के अंदर अपनी माँ नजर आती है। वहीं शिवू की नजर तो उस नौकरानी पर थी, उसके मुंह से अपने आप ही निकल जाता है कि ये क्या लग रही है। मुयान फेंगलू और चेंग के पास आकर उसे कहती है कि कल रात तुमने जो मेरे साथ किया है उसकी वजह से मेरी कमर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, ऊपर से मुझे कोल्ड भी हो गया। कि वो कहता है कि दिन दहाड़े तुम इस तरह की बातें मत करो, किसी को गलतफहमी हो जाएगी। सीधा सीधा ये कहो ना कि मैंने तुम्हें दरवाजे के बाहर से धक्का मारा था जिस वजह से तुम्हारी पीठ दुख रही है। एक सर्वेंट आकर कहता है कि रानी ने तुम लोगों को मिलने के लिए बुलाया है। ये सुनकर मुयान काफ़ी खुश हो जाती है कि अब तो मैं राजमहल जाकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा खाना खाऊंगी। अगले सीन में ये दोनों रानी से मिलने राजमहल आ गए थे, जहाँ पर रानी मुयान की कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रही थी कि वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, उसे तो जादू वगैरह करना आता है एक्सेट्रा। फेंगलू और चेंग सोचता है कि टैलेंटेड और ये लड़की, ये दोनों तो अभी उसी के ही बारे में बात कर रहे थे, मगर मुयान का ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ खाने पर ही था। रानी फेंगलू और चेंग से पूछती है कि मैंने सुना कि हाल ही में ही तुमने अपने घर में किसी तांत्रिक को बुलाया, तो क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? कि वो कहता है कि लगता है कि आप मेरे बारे में काफ़ी जानकारियाँ रखती है, शादी तो ऊपर वाला तय करता है, तो मैं उसमें नाराज़गी दिखाने वाला होता कौन हूँ। रानी दोबारा उसे कहती है कि देखो ना, तुम्हारी वाइफ ने तो 8वें राजकुमार का छेड़ अपने गले में पहना है, वो किसी दूसरे आदमी को पसंद करती है, तो क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? वो रानी को दिखाने के लिए बिल्कुल एक जेलस हस्बैंड की तरह उस छेड़ को निकालकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है एंड फिर मुयान के गालों पर किस करता है। फेंगलू और चेंग ने तो रानी का मुंह बंद कराने के लिए ये सब कुछ किया था, मगर उसके दिल में तो इतनी ज्यादा तितलियां दौड़ने लगती है कि वो रानी के सामने ही उसे किस करने लगती है और फेंगलू और चेंग के दूर हटाने पर भी नहीं हट रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब मुयान को पता चलता है कि इस पेड़ के साथ फेंगलू और चेंग और उसकी माँ की यादें जुड़ी हुई है,
तो वो जादू की मदद से उसमें चेरी ब्लॉसम करती है। इस पेड़ को फिर से खिला हुआ देखकर फेंगलुओ चेंग काफी खुश हो जाता है और उसे बहुत सारा थैंक यू कह रहा था। वो जब उसे उसका चैट लौटाता है कि वो कहती है कि पर तुमने तो इसका कचुम्बर कर दिया था, कि वो कहता है कि मैंने बस ऐसा दिखाया था, असल में नहीं किया था। फेंगलुओ चेंग को खुद से अच्छे से बातें करता देखकर वो कहती है कि चलो ना पतिदेव, हम कुछ करते हैं। ये सुनकर वो कहता है कि ये तो फिर से चालू हो गई। वो कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ रहकर अपनी पावर को बढ़ाना है, तो क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? तुम तो मेरे पति भी हो। वो इतना कहकर उसे चिपक गई थी, दूर हटने का नाम नहीं ले रही थी कि शिवू और नौकरानी को आकर इन दोनों को अलग करना पड़ता है। वहीं शुआंग रानी से मिलने आई थी। वैसे ये जो शुआंग है वो मुयान की बड़ी बहन है। रानी उसे कहती है कि तुम अपनी छोटी बहन मुयान को मार दो और उसका इल्जाम फेंगलुओ चेंग पर लगा दो। देखो, उसने अपनी पिछली 3 बीवियों को तो मार ही डाला है, अगर चौथी मर गई तो सबको तो यही लगेगा कि इसी ने ही अपनी चौथी पत्नी को मारा है। फिर चुड़ैल कबीले वाले फेंगलुओ चेंग को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। शुआंग कहती है कि अगर आप ऐसा ही करना चाहती है तो मेरे पास इसके लिए अच्छा आइडिया है। फेंगलुओ चेंग अपने सपने में अपनी माँ की मौत को देखकर बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था कि मुयान आकर उसे उठा देती है। वो कहता है कि तुम्हें यहाँ अंदर आने किसने दिया? कि वो कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मुझे भला कौन रोकेगा। फिर से वो उसके पीछे पड़ गई थी। वो सोचता है कि ये तो मेरी इज्जत लूट कर ही मानेगी। वो उसे हक करना चाहती थी कि वो उसे दूर धक्का दे देता है। जब फेंगलुओ चेंग मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा था कि मुयान आकर कहती है कि वाओ, मेरा पति तो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऊपर से हैंडसम भी। अगले सीन में नहाते हुए वो कह रहा था कि शिवू, तुम ना मेरी सिक्योरिटी थोड़ी और ज्यादा बढ़ा दो, वरना ये लड़की तो मेरी सच में इज्जत लूट कर ही मानेगी। कि वो कहता है कि डोंट वरी योर हाइनेस, ये काम तो मैंने पहले ही कर दिया है। जब मुयान वहाँ पर आती है कि गार्ड्स उसे रोक लेते हैं और अंदर जाने ही नहीं देते। यह देखकर वो जादू की मदद से उसे अपनी तरफ खींच लेती है। वो कहता है कि बेशरम औरत, तुम्हें ऐसा टेलीपोर्टेशन जादू करना भी आ गया। कि तभी ही वहाँ पर शिवो आकर कहता है कि रानी ने आपके लिए एक और नई वाइफ को भेजा है। रानी ने कहा कि अब से मुयान तुम्हारी दूसरी पत्नी है एंड वो जो नई लड़की आई है वो पहली पत्नी है। ये सुनकर वो जल्दी से उस लड़की को देखने चाहती है कि वो तो शुआंग थी। वो कहती है कि तुम तो 8वें राजकुमार को पसंद करती थी ना, तो अब तुम मेरे पति के पीछे क्यों पड़ी हो? शुआंग कहती है कि मुझे जो चाहिए होता है मैं उसे हासिल करके ही रहती हूँ। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि मुयान 8वें राजकुमार को पसंद करती थी, पर शुआंग भी उसे पसंद करती थी, जिस वजह से इन दोनों बहनों के बीच में झगड़े होते रहते थे। प्रेजेंट में ये दोनों फेंगलुओ चेंग की वजह से झगड़ा कर रही थी। शिवो आकर कहता है कि योर हाइनेस, वो दोनों आपकी वजह से झगड़ा कर रही है, आप कुछ करिए। कि वो कहता है कि उन्हें लड़ने दो, जब थक जाएगी तो अपने आप ही लड़ना बंद कर देगी। कि तभी ही ये दोनों झगड़ा करते हुए अंदर आ जाती है। शुआंग कहती है कि राजकुमार, मैं अपनी बहन की तरह नहीं हूँ, मैं उससे काफी ज्यादा अच्छी हूँ, अगर आप चाहे तो मुझे आजमा सकते हैं। कि वो कहता है कि दूर हटो चिपकली कहीं की। शुआंग कहती है कि क्या तुम ऐसा कह के मुझे ठुकराने की कोशिश कर रहे हो? देखो, ये रानी का फरमान है, अगर तुमने रानी के फरमान का अपमान करने की कोशिश की तो तुम नहीं बचोगे। रानी का नाम सुनकर फेंगलुओ चेंग कहता है कि मेरा वो मतलब नहीं था। कि शुआंग कहती है कि फिर देखो ना, ये मुयान, इसने मुझे मारा तो तुम इसे सजा दो। कि वो तुरंत ही मुयान को सजा देता है कि वो 3 दिन तक अपने रूम से बाहर नहीं निकलेगी। ये सुनकर मुयान को उस पर गुस्सा आता है कि इस नई लड़की की वजह से इसने मुझे सजा दी। आगे इनकी सुहागरात का टाइम था। वो नौकरानी को कुछ इशारा करती है एंड फिर फेंगलुओ चेंग को वाइन पीने को देती है। वो मना कर रहा था मगर ये जबरदस्ती उसे पिला ही देती है। जब उनके रूम की लाइट्स ऑफ होती है कि मुयान दूर से ही ये देखकर कहती है कि वो शुआंग की बच्ची पहले मेरे क्रश के पीछे पड़ी थी एंड अब सीधा मेरे पति के ही पीछे पड़ी है। भगवान इसे कभी भी माफ नहीं करेंगे। पर इससे मुझे क्या, भाड़ में जाए ये सभी लोग। चलो यहाँ से चुड़ैल कबीले वापस चले जाते हैं, यहाँ पर हमारा कोई काम नहीं। वो अपना बोरी बिस्तर लेकर जा रही थी, मतलब कि टेलीपोर्टेशन वाला जादू करके यहाँ से सीधा जाना चाहती थी, मगर बेचारी का जादू काम ही नहीं करता। वो कहती है कि क्या अब मुझे यहीं पर इसी तरह से रहना होगा। अगली सुबह जैसे ही वो उठती है कि फेंगलुओ चेंग उसी तरफ आ रहा था तो वो जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देती है कि उसका हाथ दरवाजे में ही अटक जाता है। वो कहती है कि पतिदेव तुम ठीक तो हो ना? कि शिवू कहता है कि वो तो ठीक है पर मैं ठीक नहीं हूँ।
कि उसकी नौकरानी शिवू को अंदर लेकर जाती है और उसकी चोट पर दवाई लगा दे रही थी। वेल, इनके मालिकों का तो कुछ पता नहीं, मगर इन दोनों की सेटिंग जरूर हो गई थी। फेंगलुओ चेंग उससे कहता है कि देखो, कल रात तुम्हारे चाहते ही मैं स्टडी रूम में गया था और पूरी रात में वहीं पर ही रहा। तो वो कहती है कि तुम जहाँ पर भी रहो, इससे मुझे क्या। वो दोबारा उसे ये बात कहता है, मगर वो तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। तो ये देखकर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मुयान खुश हो रही थी कि ये तो स्पेशली यहाँ पर मुझे एक्सप्लेन करने के लिए आया था। अगले सीन में शुआंग पहली पत्नी होने पर मुयान पर कुछ ज्यादा ही रौब झाड़ रही थी। वो उसे बुलाकर सीधा कहती है कि तुम मेरे सामने घुटनों के बल आकर बैठो। मुझे रानी को चाय पिलाने जाना है। जब तक मैं वापस नहीं आ जाती तब तक तुम्हें ऐसे ही बैठना होगा। कि उसे गुस्सा आता है। शुआंग कहती है कि तुम मुझे चाटा मारना चाहती हो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर का रास्ता दिखा दूंगी, फिर तुम कहीं की भी नहीं रहोगी। ये सुनकर वो तो उसकी खातिरदारी करने लगती है। फेंगलुओ चेंग उसकी फिक्र में उसे देखने आया था। वो कहता है कि मैं तो खामखा इसकी फिक्र कर रहा था, ये सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करना जानती है। रात में शुआंग अकेली थी। वो अपनी पास्ट की एक बात को याद करती है, जहाँ पर उसकी माँ को पिंजरे में बंद करके रखा गया था। वो उससे मिलने आई कि उसकी माँ ने उसे बताया कि तुम दोनों बहनें इस लेटर को बड़ी होने के बाद साथ में रीड करना। मुयान तुम्हारी छोटी बहन है, तो एक बड़ी बहन होने के नाते तुम उसका हमेशा ही ध्यान रखोगी। माँ बस इतना ही कह पाती है कि उसकी मौत हो जाती है। वो कहती है कि मुयान तुम तो अभी भी छोटे बच्चे की तरह हो, तुम बड़ी कब होगी। तभी ही अचानक से रानी वहाँ आकर उसे जोर से चाटा मारती है और कहती है कि तुम मेरी पीठ पीछे मुयान को बचा रही हो, तो क्या मुझे पता नहीं लगेगा। मैंने तुम्हें यहाँ पर मुयान और फेंगलुओ चेंग के बीच में झगड़ा कराने के लिए भेजा है, तो तुम अपना काम ढंग से करो। अगर मेरे सामने चालाकी दिखाने की कोशिश की तो तुम्हारी माँ का जो हाल हुआ था वो हाल तुम्हारा भी हो सकता है। कि वो डरते हुए उसे माफ़ी मांगती है कि मैं आगे ऐसा नहीं करूँगी। अगले दिन राजा का जन्मदिन था, जिस वजह से राजमहल में दावत रखी गई थी। यहाँ राजा रानी की कुछ ज़्यादा ही केयर कर रहा था, जिसे देखकर मुयान कहती है कि ये दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं, इन दोनों में कितना प्यार है। फेंगलुओ चेंग उन दोनों को देखकर काफ़ी गुस्सा कर रहा था कि राजा ने मेरी माँ की तो इस तरह से कभी केयर नहीं की जितनी कि ये रानी की करता है। तभी ही रानी खड़ी होकर कहती है कि जनरल फेंगलुओ चेंग काफ़ी सालों से सरहद पर रहकर देश की रक्षा करता आ रहा है, तो उसे इनाम में कुछ मिलना चाहिए। राजा बिल्कुल एक पागल आशिक की तरह बिहेव करते हुए कहते हैं कि तुम जो भी इसे इनाम में देना चाहती हो वो दे सकती हो। रानी कहती है कि फेंगलुओ चेंग की माँ की कब्र यहाँ से काफ़ी दूर है, तो क्यों ना हम इसे यहीं पर ही लगा दे। उसने किसी बेकार शगे का नाम लिया था कि फेंगलुओ चेंग को उस पर गुस्सा आ जाता है कि मेरी माँ के मरने के बाद भी यह औरत उसका पीछा करना नहीं छोड़ रही। मुयान उसे गुस्से में देखकर उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी, मगर इसका कोई फायदा नहीं होता। वो सभी लोगों के सामने खड़ा होकर कहता है कि मुझे इस बात से ऑब्जेक्शन है। रानी कहती है कि मैंने तुम्हारी माँ को सजा दी, उसे मार डाला एंड उसके बाद राजमहल से कोसों दूर उसे दफनाया, तो तुम तो पक्का मुझसे नफरत ही करते होगे ना। सभी लोगों के सामने तो ये अच्छी बन जाती है, मगर पास आकर उसे प्रोवोक करने के लिए धीमे से कहती है कि तेरी माँ को मैंने तड़पा तड़पा कर मारा था ना, तो मैं तुझे भी ऐसे ही मारूंगी। इतना कहकर वो उसके ऊपर कोई काला जादू करती है। मुयान ने ये देख लिया था। वो कहती है कि ये तो इल्यूशन में चला गया है। फेंगलुओ चेंग देखता है कि रानी उसकी माँ को काफी बेरहमी से मार रही है, वो भी उसके सामने। अभी वो काफी बेबस महसूस कर रहा था एंड जोर जोर से चिल्ला रहा था कि प्लीज मेरी माँ को जाने दो। जब उसकी माँ की मौत हो जाती है कि वो जोर से चिल्लाता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। अभी उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल था। मुयान उसके सामने खड़ी थी, पर उसे ऐसा लगता है कि रानी उसके सामने खड़ी है, जिस वजह से वो अटैक कर देता है। मुयान उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, ज़रा होश में आ जाओ, मगर वो पागलों की तरह बिहेव कर रहा था और काले जादू का असर अभी भी उसके ऊपर था। जैसे ही वो मुयान के ऊपर जानलेवा हमला करता है कि बीच में शुआंग आ जाती है और वो बच नहीं पाती। वो रानी से कहती है कि मैंने आपकी हर बात को माना है, तो मेरे मरने के बाद प्लीज़ मेरी बहन को कुछ भी मत करना। वो जादू की मदद से शुआंग को ठीक करना चाहती थी कि शुआंग उसे कहती है कि ऐसा मत करो, इसका कोई फायदा नहीं होगा। माँ ने तुम्हारे लिए एक लेटर छोड़ा है जो कि मेरे कमरे में रखा है।
उसे तुम रीड कर लेना और अच्छे से रहना। इतना कहकर वो मर जाती है। उसके मरने के बाद रानी कहती है कि फेंगलुओ चेंग ने चुड़ैल कबीले की बड़ी राजकुमारी को मार डाला है, तो उसे अरेस्ट कर लो। सैनिक जैसे ही फेंगलुओ चेंग को पकड़ने आते कि वो उन सभी को मारने लगता है और इसी चक्कर में उसकी भी मौत हो जाती है। मुयान उसकी लाश के पास आकर उसे किस करती है और किस करने के बाद धीरे धीरे करके उसका सारा जादू अलाइन हो रहा था। अब वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गई थी एंड वो अपने जादू को एक ही बार में यूज करती है टाइम को रिवर्स करके। फिर से हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर राजा का जन्मदिन था और दावत की बस शुरुआत ही हुई थी। मुयान ने टाइम को रिवर्स किया है, इसके बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं था सिवाय मुयान के। वो फेंगलुओ चेंग को वापस से जिंदा देखकर काफी खुश होती है, मगर जल्दी से उसे बेहोश कर देती है। उसने अपनी सारी पावर का यूज एक ही बार में किया था, जिस वजह से वो भी कमजोरी में बेहोश हो जाती है। अगले सीन में जब वो उठती है कि फेंगलुओ चेंग उसके बाजू में बैठा था, वो उसे देखकर काफी इमोशनल होकर कहती है कि मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो ही दिया है। मुझे उस टाइम पर बस यही लग रहा था कि हमेशा की तरह अगर मेरे जादू ने इस बार भी ठीक से काम नहीं किया तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगी। वो कहता है कि तुम ये कैसी बकवास कर रही हो, एक तो तुमने मुझे दावत में बेहोश कर दिया, सबके सामने मेरी बेइज्जती हो गई और अभी तुम ये नौटंकी कर रही हो। अगले सीन में मुयान अपने जादू का यूज नहीं कर पा रही थी। ये देखकर उसकी नौकरानी कहती है कि क्या आपने टाइम को रिवर्स किया, ऐसा करना तो मना है। बड़े बड़े जादूगर भी अपनी पूरी जिंदगी में बस एक ही बार ऐसा जादू कर पाते हैं, उसके बाद वो लोग हमेशा हमेशा के लिए अपनी शक्तियों को खो देते हैं। आप क्या स्टूपिड थी कि आपने ये किया। कि वो कहती है कि मुझे डर लग रहा है कि मैंने टाइम रिवर्स किया, इसके बारे में रानी को कुछ पता ना चल जाए। तभी वहाँ पर शुआंग आती है उसे डांटने, मगर ये उसे वापस से जिंदा देखकर सीधा उसे गले ही लगा लेती है। वो कहती है कि तुम यहाँ पर शादी करके इसलिए आई ना क्योंकि तुम मुझे रानी के खौफ से बचा सको। अब मुझे सब कुछ पता लग गया है। शुआंग कहती है कि तुम ये कैसी बकवास कर रही हो, पहले मैंने तुम्हारे क्रश को छीना था, अब मैं तुम्हारे पति को भी छीन लूंगी। मुयान देखती है कि उन दोनों पर तो नजर रखी जा रही है, इसलिए वो ऐसा एक्ट करती है मानो जैसे शुआंग उसे बुली कर रही हो। मुयान यहाँ पर एक बात अच्छे से समझ गई थी कि शुआंग उसका अच्छा ही चाहती है, पर रानी की वजह से वो उसके साथ बुरा बिहेव कर रही है। रात में वो रानी की चापलूस नौकरानी उसे पूछ रही थी कि रानी बता रही थी कि फेंगलुओ चेंग और मुयान दावत के दौरान बेहोश क्यों हो गए, क्या कुछ हुआ था। कि वो कहती है कि ये मुझे कैसे पता होगा। उस चापलूस नौकरानी के चाहते ही वहाँ पर मुयान आती है, उसे वो लेटर मिल गया था। ये देखकर शुआंग शॉक्ड होती है कि इसको लेटर के बारे में कैसे पता चला। मुयान उसे रीड करती है। उसकी माँ ने उसमें लिखा था कि उसकी शादी राजा से होने वाली थी, मगर वो अपनी इस शादी से भाग गई क्योंकि उसे किसी आम आदमी से प्यार हो गया था एंड वो अपनी पूरी जिंदगी उस आदमी के साथ बिताना चाहती थी। कुछ सालों के बाद उसे 2 बेटियां हुई, मुयान और शुआंग। वो अपने छोटे से परिवार के साथ काफी खुश थी कि वहाँ पर एक दिन अचानक से रानी आ जाती है। रानी ने पहले उस आदमी को मार डाला एंड उसके बाद मुयान की माँ को बंदी बना लिया। आखिर में माँ ने लिखा था कि तुम दोनों ही बहनें अपनी जिंदगी में खुश रहना। कि वो इस लेटर को पढ़कर बहुत ही ज्यादा इमोशनल होकर रोने लगती है। कि शुआंग उसे कहती है कि माँ ने यह लेटर तुम्हें दुखी करने के लिए नहीं लिखा था। वो उसका ध्यान भटकाने के लिए कहती है कि वैसे क्या वो तुम्हें डेविल जनरल फेंगलुओ चेंग पसंद आ गया है, सभी लोग तो उसे डेथ लॉर्ड कह के बुलाते हैं। मुयान कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो मुझे अपनी पावर को कंट्रोल में करना है, इसलिए मैं उसके साथ रह रही हूँ। वहीं फेंगलुओ चेंग देखता है कि आज नहाने के टाइम पर मुयान उसके पास नहीं आई है, तो वो उसका इंतजार कर रहा था। जब वो नहीं आती कि वो शिवू से पूछता है कि मेरा ना एक फ्रेंड है, उसकी वाइफ ने उसे कहा कि वो हमेशा ही उसे जिंदा देखना चाहती है, तो इसका क्या मतलब है। शिवू कहता है कि क्या मुयान ने आपसे ऐसा कहा। कि फेंगलुओ चेंग कहता है कि हाँ, पता नहीं इस लड़की के दिमाग में क्या चलता रहता है, पहले तो ये मेरे साथ सुहागरात मनाने के पीछे पड़ी थी, पर अब तो एकदम से गायब हो गई। पर वो देखता है कि उसने तो खुद से ही भांडा फोड़ दिया, जिस वजह से उसे अब बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। शुआंग ने मुयान को बताया था कि रानी ने फेंगलुओ चेंग को एक जहर दिया है, उस जहर के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं है। अभी वो उसकी बॉडी पर जहर का पता लगा रही थी कि आखिर में कौन से वाले हिस्से पर जहर लगा है। कि
कि उसका ध्यान हथियार पर चला जाता है। शिवू ये देखकर कहता है कि अगर आपको ये सब कुछ करना है तो रूम में जाकर करो। मुयान कहती है कि पतिदेव, आज मैं आपके साथ सोना चाहती हूँ। ये सुनकर ये दोनों ही काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। रात में वो फेंगलुओ चेंग के पास आकर फिर से उस जहर का पता लगाने लगती है। अभी वो उसी के ही बारे में बात कर रही थी। फेंगलुओ चेंग देखता है कि इसको मेरी कितनी फिक्र है, इसलिए वो कहता है कि रानी ने मेरे सारे कपड़ों पर जहर लगाया है। इस जहर की वजह से मेरी प्योर यंग बॉडी धीरे धीरे करके नष्ट होती जाएगी और फिर मैं पागल होकर खुद को ही खत्म कर दूंगा। मुयान कहती है कि मैं रानी जितनी ताकतवर तो नहीं हूँ, मगर मैं उस जहर का तोड़ जरूर ढूंढ निकालूंगी। कि तभी ही सडनली वो उसे काफी पैशनेटली किस करने लगता है। मुयान इसे देखकर शर्मा कर वहाँ से भागकर बाहर आती है। शुआंग देखती है कि ये तो काफी ब्लश कर रही है, इसलिए वो उसे चिढ़ाने लगती है कि तो डेविल जनरल की वजह से तुम्हारी दिल की घंटियां आखिर में बज ही गई। वो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब तो बस मैं 8वें राजकुमार को बचाने के लिए कर रही हूँ। कि शुआंग कहती है कि तुम क्या 8वें राजकुमार को बचाओगी, उल्टा पास्ट में उसने तुम्हें बचाया था। अब तुम ये छुपाना बंद कर दो, तुम मान भी जाओ कि तुम्हें फेंगलुओ चेंग पसंद आ गया है। वहीं फेंगलुओ चेंग अपने लिप्स को टच करते हुए काफी हंसे जा रहा था। कि शिवू ये देखकर कहता है कि योर हाइनेस, आप आज इस तरह से 9वीं बार हंसे हैं, क्या आपने मुयान के साथ कुछ किया है? तो वो कहता है कि हाँ, एक स्टूपिड सी चीज। वैसे मैं उस 8वें राजकुमार से ज्यादा अच्छा और पॉपुलर हूँ। कि शिवू एकदम से चुप हो जाता है। वो कहता है कि तो तुम ऐसा करके ये बताना चाहते हो कि मैं उसके जितना अच्छा नहीं हूँ? शिवू कहता है कि नहीं तो 8वां राजकुमार आपके सामने कुछ भी नहीं है, आप तो डेथ लॉर्ड है, वो तो आपके सामने मक्खू सा फिद्दू सा लगता है। फेंगलुओ चेंग कहता है कि आजकल ये ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है, तो मुयान के रूम में और भी ज्यादा कोयले भिजवाओ, उसका रूम हमेशा ही गर्म रहना चाहिए। उसकी पसंद का सारा खाना पीना, कपड़े, ज्वेलरीज, वो सब कुछ उसे भिजवा दो। उसके रूम को नए फर्नीचर से डेकोरेट कर दो। अगले सीन में मुयान देखती है कि अब इतने सारे नौकर उसकी खातिरदारी करने में लगे हैं, तो उसे ये चीज थोड़ी पसंद नहीं आती। आगे वो उसे बाजार में घुमाने के लिए ले गया था। वो कहता है कि तुम्हारी नजर जितनी दूर जाती है, वो सारी की सारी दुकानें अब तुम्हारी हुई। ये चीज भी उसे ज्यादा कुछ पसंद नहीं आती। इसलिए मुयान घर आने के बाद उसे इसके बारे में बात करना चाहती थी, मगर ये तो कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो रहा था। कि वो कहती है कि तुम अचानक से ही इतने बदल क्यों गए? उसे कोई जवाब ना देते हुए फेंगलुओ चेंग उसे ऑर्डर देता है कि तुम मेरे कपड़े बदलने में मेरी मदद करो। कि वो ये कर रही थी कि फेंगलुओ चेंग उसे अचानक से ही अपने क्लोज खींच लेता है। जैसे ही वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता कि वो जादू की मदद से गायब हो जाती है। अगले सीन में फेंगलुओ चेंग सोच रहा था कि मैंने इसे इम्प्रेस करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, मगर फिर भी ये मुझे पसंद क्यों नहीं करती? क्या 8वां राजकुमार मुझसे ज्यादा अच्छा है? तभी वहाँ पर शुआंग आकर कहती है कि तुम गलत जगह पर टाइम वेस्ट करना बंद करो और थोड़ा मुझ पर ध्यान दो। कि वो कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। मुयान ने उन दोनों को इस तरह से क्लोज देख लिया था, जिस वजह से वो गुस्सा होकर चली जाती है। फेंगलुओ चेंग उसे जाते देखकर उसके पीछे जाना चाहता था कि शुआंग उसे रोककर कहती है कि तुम जानना चाहते हो ना कि मुयान के दिल में कौन है, तो मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अगले दिन मुयान जब फेंगलुओ चेंग से मिलने आती कि ये दोनों उसके सामने कुछ ज्यादा ही लवी टवी होने का एक्ट कर रहे थे। खाने के टाइम पर भी यही हाल था। उन दोनों को इस तरह से क्लोज देखकर मुयान दोबारा जेलस हो जाती है। अब उसका गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया था। वो कहती है कि शिवू का तो ठीक है, मगर ये फेंगलुओ चेंग, उसने अचानक से ही अपना मन कैसे बदल लिया? तभी ही उसे शिवू से पता लगता है कि आज रात तो शुआंग और फेंगलुओ चेंग साथ में सोने वाले हैं। इसलिए वो रात में शुआंग के पास जाकर फेंगलुओ चेंग की काफी बेइज्जती करने लगती है कि वो तो बहुत ही ज्यादा बुरा है, वो उसे पसंद ना करे। शुआंग उसे कहती है कि अगर वो इतना ही ज्यादा बुरा है, तुम उसे पसंद नहीं करती, तो मुझे उसे पसंद करने दो। कि वो उसकी तारीफ करने लगती है कि भले ही वो बुरा है, मगर वो उसे पसंद करती है। वो उसे इतना ज्यादा पसंद करती है कि वो उसे जरा सा भी हर्ट होते हुए नहीं देख सकती। कि तभी ही वहाँ पर फेंगलुओ चेंग आ जाता है। मुयान समझ जाती है कि इन दोनों ने तो बस उसे कन्फेस कराने के लिए ये सारा नाटक किया था, जिस वजह से अभी उसे काफी एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। शुआंग के चाहते ही वो उस पर गुस्सा करने लगती है कि यह कैसा मजाक था। कि वो कहता है
कि मैंने आज से पहले किसी की भी इतनी परवाह नहीं की कि मैं जितनी तुम्हारी करता हूँ। मुझे हमेशा ही तुम्हारे साथ रहना है। मैंने तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझे पसंद करो, और मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहकर अपनी शक्तियों को ठीक तरह से यूज करना भी सीख जाओ। उसका इस तरह का कन्फेशन सुनकर वो उसे हक कर लेती है कि फेंगलुओ चेंग उसे कहता है कि अभी तो हमें एक और चीज करना बाकी है। इतना कहकर वो उसे उठाकर बेड पर लेकर जाता है और ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। वहीं शुआंग को रानी ने मिलने के लिए बुलाया था। शुआंग समझ गई थी कि रानी को उसके बारे में पता लग गया है, इसलिए आते ही वो उस पर हमला कर देती है। पर रानी बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। शुआंग उसके सामने टिक नहीं पाती। शुआंग उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम फेंगलुओ चेंग को मारकर अपने बेटे को राजा बनाना चाहती हो, और इसके लिए तुमने काफी बुरे काम किए हैं। तुम जैसों की वजह से हम चुड़ैलों का नाम इतना ज्यादा बदनाम है कि रानी तभी ही उसे मारकर बेहोश कर देती है। अगले दिन वो राजा के पास जाकर उसे कहती है कि मेरा बेटा अभी हॉस्टेज बनकर दूसरे देश में रहता आ रहा है, आप उसे किसी भी तरह से वापस लाइए। फेंगलुओ चेंग को कहो कि वो जंग की तैयारी करे और सरहद पर जाकर मेरे बेटे को वापस लेकर आए। कुछ दिनों तक शुआंग मुयान को नहीं दिखी थी कि उसे उसकी फिक्र होने लगती है। फेंगलुओ चेंग उससे कहता है कि तुम उसकी फिक्र मत करो, शायद वो राजमहल वापस चली गई होगी। तभी वहाँ पर शिव आकर बताता है कि रानी का यह ऑर्डर है कि वो नानयांग सिटी जाकर 8वें राजकुमार को बचाकर लेकर आए, और उसने ये शुआंग के खून से लथपथ कपड़े भी भेजे हैं। ये देखकर मुयान बहुत ही ज्यादा डर जाती है कि इस रानी ने पता नहीं मेरी बहन के साथ क्या किया होगा। शिवू कहता है कि रानी ने यह कहा है कि अगर शुआंग को जिंदा देखना चाहते हो तो 8वें राजकुमार को यहाँ वापस लेकर आओ। अगले सीन में मुयान को शुआंग को बचाने का एक आइडिया आया था, तो वो फेंगलुओ चेंग से इसको डिस्कस करने आई थी, पर वो देखती है कि यहाँ पर तो उसकी जगह पर शिवू बैठा है। वो कहती है कि मेरा पति कहाँ गया, कि वो कहता है कि हाँ वो कहाँ चले गए होंगे, कि नौकरानी उसका कान खींचकर उसे पूछती है कि बताओ फेंगलुओ चेंग कहाँ पर गया है, कि वो उसे बता देता है कि फेंगलुओ चेंग 8वें राजकुमार को बचाने सरहद पर गया है। फेंगलुओ चेंग जब वहाँ पर पहुँचता है कि सभी सैनिक मरे हुए पड़े थे। कमांडर कहता है कि हम पर जहरीले भेड़ियों ने हमला कर दिया है। वो इन सभी की लाशों को देख ही रहा था कि कमांडर अचानक से ज़ॉम्बी की तरह एक्ट करते हुए फेंगलुओ चेंग पर हमला कर देता है। कमांडर के बाद धीरे धीरे करके सभी सैनिक ज़ॉम्बी बनते जा रहे थे और उस पर हमला कर रहे थे कि मुयान आकर अपने जादू की मदद से टाइम को स्टॉप करती है और उन सभी को एक ही झटके में गिरा देती है। फेंगलुओ चेंग बेहोश हो गया था, जिस वजह से वो उसे वापस घर लेकर आती है और उसे हील कर रही थी। शिवू आकर कहता है कि मैंने उन सभी ज़ॉम्बी सैनिकों को अरेस्ट कर लिया है, कि वो उसे एक तालिस्मान देकर कहती है कि इसकी मदद से तुम उन सभी को ठीक कर दो। शिवू अभी भी यहीं पर ही खड़ा था कि नौकरानी उसका कान खींचकर उसे बाहर लेकर आती है और कहती है कि तुम सच में ठक्कन हो, तुम्हें उन दोनों को थोड़ा प्राइवेट टाइम देना चाहिए। वहीं हम 8वें राजकुमार आयु को देखते हैं। उसके पास अभी मुयान का पर्स था, जो कि मुयान ने उसे काफ़ी सालों पहले दिया था। अभी वो जिस तरह से उसे देख रहा था तो हमें पता लगता है कि शायद आयु भी उसे पसंद करता है। तभी ही उसके पास लिंगियान नाम की एक लड़की आती है, जो कि उसे वहाँ से भगा कर लेकर जा रही थी। ये लड़की नानयांग की राजकुमारी है। वो कहती है कि अगर आज मैंने तुम्हें यहाँ से नहीं भगाया तो मेरा भाई तुम्हें मार डालेगा। उसका भाई यहाँ का राजा था। आयु भी उसके साथ भागने के लिए तैयार था, क्योंकि उसे बाहर निकलकर मुयान को देखना था। वहीं फेंगलुओ चेंग को अब होश आ गया था। मुयान उससे नाराज थी कि वो उसे बिना बताए ऐसे ही सरहद पर लड़ने अकेला चला गया, कि वो उसे मनाने की कोशिश कर रहा था और ऐसे में ही उसे अपने क्लोज खींच लेता है कि मुयान कहती है कि तुम सच में बेशरम हो। फेंगलुओ चेंग कहता है कि ये शब्द तो कहीं सुना सुना सा लगता है, कि तभी ही कोई आकर बताता है कि 8वें राजकुमार नानयांग सिटी से भाग गए हैं और उसे पकड़ने के लिए बहुत सारे सैनिक उसके पीछे पड़े हैं। ये सुनकर फेंगलुओ चेंग 8वें राजकुमार को बचाने के लिए जंगल की तरफ जाता है, यानी कि उसे बचा ही लेता है। अगली सुबह जब आयु मुयान को देखता है तो देखते ही सीधा उसे हक कर लेता है एंड कहता है कि मैंने तुम्हें काफी ज्यादा याद किया। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में कभी भी दोबारा नहीं देख पाऊंगा। फेंगलुओ चेंग इन दोनों को इतना ज्यादा क्लोज देखकर जेलस होकर वहां से जा रहा था, तो मुयान ये देखकर आयु से दूर होती है और उसके पीछे पीछे आने लगती है। इस चीज से फेंगलुओ चेंग तो खुश हो जाता है।
पर आयु को ये चीज पसंद नहीं आती। वापस घर आने के बाद मुयान उसकी चोट पर दवाई लगा रही थी क्योंकि आयु को बचाने के टाइम पर फेंगलुओ चेंग थोड़ा जख्मी हो गया था। अभी वो उसे डांटते हुए कह रही थी कि मैंने तुम्हें समझाया तो था कि तुम अकेले कहीं पर भी मत जाया करो। अगर दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें चिपका दूंगी, फिर तुम हिल भी नहीं पाओगे। कि वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा मेरी फिक्र करती हो, पर डोंट वरी, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। इतना कहकर वो उसे किस करने लगता है। आयु उसी तरफ आ रहा था मगर दूर से ही उन दोनों की आवाज़ सुनकर रुक जाता है। अगले सीन में आयु काफ़ी ज़्यादा सैड होकर चांद को देख रहा था कि उसके पास राजकुमारी लिंगियान आकर उसे ड्रिंक ऑफर करती है। उसे आयु की हालत के बारे में सब पता था। आयु ने आज पहली बार अल्कोहल को ड्रिंक किया था, जिस वजह से उसे इसका स्वाद थोड़ा कड़वा लगता है। लिंगियान जो कि उसे पसंद करती थी, उसे इस तरह से सैड देखकर पहले तो वो उसे कंसोल करने की कोशिश करती है, बाद में वो उसे बताती है कि वो यहाँ से नानयांग सिटी वापस जा रही है। आयु कहता है कि तुमने मुझे भगाया है तो पक्का तुम्हारा भाई तुम्हें सजा देगा। कि वो कहती है कि मैं एक राजकुमारी हूँ, सबकी लाडली, वो मुझे कुछ नहीं कहेगा। वो उसे एक आखिरी बार हक करती है एंड फिर वहाँ से जाने लगती है, पर दोबारा पीछे मुड़कर उसके गालों पर किस करती हुई वहाँ से चली जाती है। अगले दिन फेंगलुओ चेंग को सरहद पर सोल्जर्स को ट्रेनिंग देने जाना था कि मुयान वहाँ पर आती है। उसे देखकर ये दोनों ही लड़के साथ में कहते हैं कि तुम मेरे साथ मेरे घोड़े पर आकर बैठो। उन दोनों को इस तरह से देखकर वो कहती है कि मैं शिवू के साथ कैरश में चली जाऊंगी। आयु कहता है कि फिर मैं भी तुम्हारे साथ कैरश में आऊंगा। ये सुनकर फेंगलुओ चेंग कहता है कि सिर्फ कमजोर लोग ही कैरश में बैठते हैं, मैं तो अपने घोड़े पर ही आऊंगा। पर अगले ही सीन में हम उसे कैरश में देखते हैं। अभी ये दोनों लड़के एक दूसरे को काफी घूर घूर कर देख रहे थे। मुयान कहती है कि यहाँ पर तो काफी ज्यादा गर्मी लग रही है। फेंगलुओ चेंग उसे पानी पीने को देता है कि आयु उसे संतरा खाने को देता है तो वो संतरा उठा लेती है। वो एक संतरा फेंगलुओ चेंग को देते हुए कहती है कि क्या ये तुम्हें खाना है, मगर फेंगलुओ चेंग तो गुस्सा हो गया था कि इसने मेरा पानी नहीं लिया बल्कि इसका संतरा उठा लिया। वो जेलस होकर बाहर चला जाता है कि बाहर शिवू उसे संतरा ऑफर करता है कि और हाइनेस क्या आपको ये खाना है। कि ये देखकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। अगले सीन में ये सभी लोग रेस्ट के लिए रुके थे कि फेंगलुओ चेंग मुयान को जली हुई मछली खाने को देता है कि तभी ही 8वां राजकुमार उसे वाइन ऑफर करता है। अब इस जली हुई मछली को देखकर वो वाइन ही पीना चूज करती है। ये देखकर फिर से फेंगलुओ चेंग तो जेलस हो जाता है। खाना खाने के बाद सभी लोग सो गए थे। आयु मुयान को लेकर कहीं दूर जाता है जहां उसे ये पर्स दिखाते हुए वो कह रहा था कि मैंने इसे आज भी संभाल कर रखा है क्योंकि ये स्पेशली तुमने मेरे लिए बनाया था। इतने साल हो गए पर मेरा प्यार तुम्हारे लिए आज भी नहीं बदला है। अगर तुम फेंगलुओ चेंग को डिवोर्स देकर मेरे पास आना चाहती हो तो मैं तुम्हें खुशी खुशी से एक्सेप्ट कर लूंगा। वहीं फेंगलुओ चेंग उन दोनों के जाने के बाद काफी ज्यादा जेलस हो रहा था कि शिवू कहता है कि चलो ना वहाँ जाकर देखते हैं कि वो दोनों क्या बातें कर रहे हैं। कि वो मना करता है कि मुझे नहीं देखना, पर अगले ही सीन में वो उस जगह पर पहुँच गया था। मुयान आयु को ये कहकर रिजेक्ट कर देती है कि अब मुझे सिर्फ फेंगलुओ चेंग ही पसंद है। कि वो उसे हक कर लेता है और उसे बताने की कोशिश कर रहा था कि वो आज भी उसे उतना ही पसंद करता है। लेकिन ये सब कुछ देखकर इस बेचारे का खून खोल रहा था। वो खड़ा होकर जोर से चिल्लाता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। मुयान ये देखकर उसके पीछे पीछे आ रही थी मगर ये तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गया था। ट्रेनिंग को छोड़कर ये सभी लोग घर वापस आ जाते हैं। यहाँ पर भी ये गुस्से में आगे आगे जा रहा था। मुयान जैसे ही उसके पीछे आ रही थी कि वो गिरने वाली थी, पर आयु सही टाइम पर आकर उसे बचा लेता है। फेंगलुओ चेंग का तो जेलस मोड फिर से ऑन हो जाता है। वो कहता है कि तुम मेरी वाइफ से दूर रहो, मैं उसका ध्यान अच्छे से रख सकता हूँ। कि आयु कहता है कि शादी से पहले ये मुझे पसंद करती थी। वो कहता है कि पहले पसंद करती थी, अब तो नहीं करती ना। ये दोनों झगड़ा कर रहे थे कि वो उन दोनों को चिपका देती है। फिर डांटकर इन दोनों को इसी हाल में छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में ये दोनों ही कमरे के बाहर की आवाज़ सुन रहे थे। शिवू कहता है कि तुम्हारी मैडम कितनी ज्यादा सालिम है। मेरे बेचारे हाइनेस, पता नहीं उसका क्या हाल हो रहा होगा। कि नौकरानी कहती है कि तुम चुप रहो। यहाँ अंदर
मुयान ने फेंगलुओ चेंग को चिपका दिया था, जिस वजह से उस बेचारे का पूरा शरीर अकड़ गया था, तो वो तो बस उसके हाथों की मसाज कर दे रही थी। फेंगलुओ चेंग कहता है कि इस तरह से कौन मसाज करता है, क्या तुम अपने पति को मारना चाहती हो? अगले दिन रानी ने आयु की शादी तय कर दी थी। ये दोनों राजमहल आए थे। मुयान खड़ी होकर रानी से कहती है कि हम लोग आयु को वापस लेकर आ गए, पर आपने हमें शुआंग के बारे में कुछ नहीं बताया। बताइए मेरी बहन कहाँ पर है? रानी उसे कुछ ठीक तरह से बता नहीं रही थी कि मुयान को आ जाता है गुस्सा। वो जैसे ही रानी को मारने चाहती कि शुआंग आकर उसे रोकती है। दरअसल में वही दुल्हन की जगह पर थी। मुयान देखती है कि इस रानी ने तो शुआंग को अपना पपेट बना लिया है और वो बस उसके ही इशारों पर काम कर रही है। रानी कहती है कि इस मुयान ने मुझे ऑफेंड किया है तो इसे अरेस्ट कर लो। फेंगलुओ चेंग उसे बचाने उसके सामने आता है कि रानी कहती है कि इन दोनों को ही अरेस्ट कर लो। मुयान नहीं चाहती थी कि फेंगलुओ चेंग को उसकी वजह से कुछ भी हो, इसलिए वो उसे गायब करके घर भेज देती है। रानी ये देखकर उस पर गुस्सा होकर जैसे ही मारने चाहती कि बीच में आयु आ जाता है। अगले सीन में वो जेल के अंदर थी। शुआंग उसे मिलने आती है। यहाँ पर मुयान उसे काफी ज्यादा याद दिलाने की कोशिश कर रही थी कि हम दोनों बहनें हैं, मगर उसे तो कुछ भी याद नहीं आता। वहीं फेंगलुओ चेंग घर पहुँच गया था। शिवू कहता है कि मैं सैनिकों को इकट्ठा करता हूँ, हम लोग राजमहल पर हमला कर देते हैं और मुयान को बचा कर लाते हैं। कि वो कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना है। रात में वो जेल के अंदर जाकर मुयान को बचाकर वापस घर लेकर आता है। वहीं आयु रानी से कह रहा था कि फेंगलुओ चेंग ने अपनी जनरल और राजकुमार दोनों की पोजीशन को छोड़ दिया है। अब से वो एक आम इंसान की जिंदगी जिएगा और कभी भी किसी भी सियासी मामले में दखल अंदाजी नहीं करेगा। बदले में बस उसने इतना मांगा है कि वो उसे और मुयान को जाने दे। रानी अपने बेटे के सामने तो अपना चुड़ैलपन नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए ऊपर ऊपर से मान जाती है, मगर उसके एक्सप्रेशन को देखकर लग रहा था कि इसके मन में जरूर कोई खुराफात चल रहा है। वहीं ये लोग अपनी शानो शौकत वाली जिंदगी छोड़कर जंगल में रहने जा रहे थे। मुयान सोच रही थी कि इसने मुझे बचाने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपना करियर भी। उसे ये चीज़ थोड़ी बुरी भी लग रही थी, मगर साथ ही साथ में अच्छा भी लग रहा था कि इसने ये सब कुछ मेरे लिए किया। आगे ये सभी लोग मुयान की आंटी के घर पहुंच जाते हैं, जहां पर वो सीधा किचन में आता है कि शिवू कहता है कि योर हाईनेस आपसे ये काम नहीं होगा, लाइए मैं करता हूँ। कि वो कहता है कि अब मैं कोई राजकुमार नहीं रहा तो तुम मुझे योर हाईनेस कह के मत बुलाओ। कि वो कहता है कि ओए फेंगलुओ चेंग, तुझे ये काम नहीं आता तो तू यहाँ से हट जा। वो उसे काफी घूर कर देख रहा था कि शिवू कहता है कि पर आप ही ने तो मना किया कि मैं आपको योर हाईनेस कह के ना बुलाऊं। अगले सीन में इन लोगों ने आंटी के फेवरेट मुर्गी निक को पकाकर खा लिया था। आंटी बेचारी अपना दुखड़ा सुना रही थी कि निक के साथ उसकी कौन कौन सी यादें जुड़ी हुई है और इन सभी लोगों का ध्यान निक को खाने में था। मुयान अभी भी उसे राजकुमार कह के बुला रही थी कि वो कहता है कि अब मैं राजकुमार नहीं रहा तो तुम मुझे कुछ और कह के बुलाओ। कि वो कहती है कि कमीना ठीक रहेगा। वो कहता है कि कौन अपने हस्बैंड को कमीना कह के बुलाता होगा। कपल्स एक दूसरे को क्या कह के बुलाते हैं, तुम भी मुझे वो कहो ना। कि वो उसे हस्बैंड कह के बुलाती है। ये सुनकर तो भाई वो ब्लश ही करने लगता है। अगले दिन वो लकड़ियाँ काटने का काम कर रहा था। सभी लोग उसे कह रहे थे कि तुम्हें ये नहीं आता तो मत करो, मगर फिर भी ये तो किए जा रहा था। वो कहता है कि लकड़ियाँ मैंने काट ली है, अब मैं खाना बनाने जा रहा हूँ। ये सुनकर सभी लोग डर जाते हैं एंड जब किचन में आते हैं तो किचन का तो पूरा सत्यानाश हो गया था। वो कहता है कि मैं तो एक भी काम ढंग से नहीं कर पा रहा। उसे इस तरह से हिम्मत हारते देखकर वो उसकी काफ़ी तारीफ करती है एंड फिर ये चारों लोग जंगल में खाना ढूंढने चले जाते हैं, जहाँ पर ये दोनों क्यूट कपल फ्रूट्स ढूंढ रहे थे और ये दोनों नदी में मछलियाँ पकड़ रहे थे। काफ़ी देर हो गई थी पर एक भी मछली फेंगलुओ चेंग के हाथ नहीं लगी थी। ये देखकर वो जादू की मदद से उसकी लकड़ी में एक मछली फंसा ही देती है। आंटी घर पर इंतजार कर रही थी कि ये लोग कब वापस आएंगे। अगर इन लोगों ने आने में 1 घंटा और लगा दिया तो मैं तो भूखी ही मर जाऊंगी। कि तभी ही वहाँ पर शुआंग आती है। रानी ने उसे ऑर्डर दिया था कि वो फेंगलुओ चेंग और मुयान को मार दे, तो वो उन दोनों को मारने ही आई थी, मगर उसका सामना यहाँ आंटी से होता है। जब ये सभी लोग जंगल से वापस आते हैं कि देखते हैं कि आंटी काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो गई है और शुआंग इन लोगों को मारने यहाँ आई है। शुआंग तो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल थी। वो इन सभी को एक ही बार में ढेर कर देती है।
मुयान भी उसके सामने कमज़ोर पड़ रही थी। आंटी ये देखकर कहती है कि तुम सभी लोग यहाँ से भागो, मैं शुआंग को अकेले ही रोकती हूँ। अगले सीन में ये सभी लोग भागकर कहीं दूर आ गए थे। मुयान अभी बहुत ही ज़्यादा रो रही थी क्योंकि आंटी की मौत हो गई थी। वो कहती है कि हम चुड़ैल कबीले वाले लोगों ने रानी का क्या बिगाड़ा है कि वो हमारे पीछे इस तरह से पड़ी है। तभी ही शिवू आकर बताता है कि शुआंग और बाकी के सारे जादूगर उन दोनों के पीछे अभी भी पड़े हैं। इतना कहकर वो इन दोनों को बेहोश कर देते हैं। अगली सुबह जब इन दोनों की आंखें खुलती है तो ये दोनों घास के नीचे छुपे हुए थे। ये देखकर ये दोनों ही काफी शॉक्ड होते हैं कि उनकी नजर शिवू के रखे हुए लेटर पर जाती है, जिसमें नौकरानी और शिवू ने लिखा था कि दुश्मन अभी भी उन दोनों का पीछा कर रहे हैं, इसलिए उनको ये कदम उठाना पड़ा। वो दोनों दुश्मनों को डिस्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। इतने टाइम में वो दोनों यहाँ से भाग जाए। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जब शिवू और नौकरानी यहाँ से भाग रहे थे कि शुआंग और बाकी के जादूगर उसे पकड़कर मार डालते हैं। अभी ये दोनों उन दोनों को ढूंढ रहे थे कि इनको जंगल के बीचों बीच शिवू और नौकरानी की लाश कुछ इस तरह से मिलती है। मुयान अभी रो रही थी कि फेंगलुओ चेंग उसे कहता है कि हम इस तरह से भाग नहीं सकते, हमें रानी का सामना करना ही होगा। वो शिवू से कहता है कि मैं तुम दोनों की ही मौत को जाया नहीं जाने दूंगा। इतना कहकर वो दोनों राजमहल वापस आते हैं। इस बार यहाँ पर कोई बातचीत नहीं होती, सीधा हाथापाई स्टार्ट होती है। मुयान और रानी एक दूसरे के साथ लड़ रही थी। मुयान आज इतनी ज्यादा गुस्से में थी कि रानी उसके सामने टिक ही नहीं पा रही थी। आखिर में रानी की जो मैजिकल पावर थी वो एकदम से चली जाती है। रानी को ऐसा लगता है कि यह शायद मुयान ने किया है, तो वो चाकू लेकर जैसे ही उसे मारने आती कि बीच में आयु आ जाता है। रानी ने अपने ही बेटे को अपने हाथों से मारा था, जिस वजह से वो शॉक में चली जाती है। मरने से पहले आयु इन दोनों से कहता है कि मैं अपनी माँ की जगह पर मर रहा हूँ, तो प्लीज तुम लोग उसे मत मारना। अगले सीन में शुआंग रानी की कोई पपेट नहीं रही थी, अब वो बिल्कुल ठीक हो गई थी, तो वो अपने चुड़ैल कबीले वापस चली जाती है। वहीं राजा रानी के पास आते हैं, देखते हैं कि ये तो आयु के मरने के बाद बिल्कुल पागल सी हो गई है। राजा उसे कहते हैं कि मैं आज तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट सूप लेकर आया हूँ। वो हमेशा की तरह उसे काफी प्यार से उस सूप को पिला रहे थे एंड फिर कहते हैं कि तू मुझे काफी सालों से कंट्रोल में रखती आ रही थी, अब से ज्यादा मुझे तुम्हारी चमचागिरी नहीं करनी पड़ेगी। पता है कि मैं इस सूप को तुम्हें इतने बड़े प्यार से क्यों पिलाता था, क्योंकि मैंने इसमें जहर मिलाया था। ये जहर धीरे धीरे करके तुम्हारी मैजिकल पावर को तुमसे छीन रहा था। रानी को याद आता है कि मुयान से लड़ने के टाइम पर शायद इसी वजह से उसकी मैजिकल पावर चली गई। अभी उसे राजा पर काफी गुस्सा आ रहा था, पर राजा कहते हैं कि गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम अगले ही सेकंड में मरने वाली हो। इतना कहकर वो उसे मार डालते हैं। फेंगलुओ चेंग और मुयान आपस में बातें कर रहे थे कि रानी ने जो जहर दिया अब वो धीरे धीरे करके डिटॉक्स होता जा रहा है और फेंगलुओ चेंग की तबीयत भी अब काफी ठीक है। फेंगलुओ चेंग मुयान से कह रहा था कि अब सब कुछ ठीक है, हमारे सारे दुश्मन भी मर गए, तो हमें बाहर घूमने जाना चाहिए। इस पर वो हाँ कहती है कि तभी ही फेंगलुओ चेंग को राजा मिलने के लिए बुलाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने रानी को मार डाला एंड उसके बाद चुड़ैल कबीले पर हमला कर दिया। ये सुनकर वो कहता है कि उन मासूम लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा था कि आपने उन लोगों को मार डाला। इस हमले में मास्टर और शुआंग दोनों की ही मौत हो जाती है। चुड़ैल कबीले का अब एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा था सिवाय मुयान के। राजा कहते हैं कि उन सभी लोगों के पास मैजिकल पावर है, अगर उन लोगों ने हम पर हमला किया तो हम मामूली इंसान उसके सामने टिक नहीं पाएंगे एंड हम सभी मर जाएंगे, इसलिए मैंने उनको पहले ही मार दिया। देखो ये सब कुछ मैंने अपने देश और प्रजा के लिए किया है। कि फेंगलुओ चेंग कहता है कि आप प्रजा का नाम ना ले तो ही अच्छा है। आप नहीं चाहते थे कि रानी ने आपको जिस तरह से कंट्रोल में रखा आगे चलकर भी आपके साथ कोई ऐसा करे, इसलिए आपने उन सभी लोगों को खत्म कर दिया। आप चाहते थे कि आप ही यहाँ के सबसे पावरफुल इंसान बने। तभी ही अचानक से उसकी तबीयत खराब होती है। वो राजा से ज्यादा लड़ता नहीं एंड वापस घर आ जाता है। मुयान देखती है कि इस पर तो जहर का असर फिर से हो रहा है, तो वो सोचती है कि रानी का जहर तो डिटॉक्स हो गया था, फिर ये वापस से वार क्यों कर रहा है। तभी ही वहाँ पर राजा आते हैं, तो वो उसके पास जाकर कहती है कि फेंगलुओ चेंग को जहर दिया गया है, प्लीज आप जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। राजा कहते हैं कि उसको जहर मैंने ही दिया है,
अगर तुम फेंगलुओ चेंग को जिंदा चाहती हो तो तुम्हें खुद को मारना होगा, क्योंकि तुम चुड़ैल कबीले में आखिरी ही जिंदा बची हो। मुयान उससे पूछती है कि आपने अपने ही बेटे को जहर क्यों दिया। राजा इस पर कुछ कहते नहीं, पर उसके दिमाग में चल रहा था कि रानी ने जिस तरह से उसे कंट्रोल में रखा तो वो भी जहर देकर फेंगलुओ चेंग को अपने कंट्रोल में रखेगा। आगे मुयान फेंगलुओ चेंग के पास आखिरी बार जाती है उसे देखने एंड फिर अपने आप को खत्म कर देती है। उसके मरने के बाद राजा फेंगलुओ चेंग को नया राजा घोषित कर देते हैं। यहाँ पर वो तो चाहते थे कि उसका बेटा अब उसके ही इशारों पर चले, पर ऐसा नहीं होता। वो उसे कहता है कि रानी तो बुरी थी ही, पर आप तो उससे भी कहीं ज्यादा बुरे निकले। तभी ही वहाँ पर मुयान आती है। राजा उसे देखकर काफी शॉक्ड होते हैं कि ये तो मर गई थी ना। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जब वो खुद को चाकू मारने वाली थी कि फेंगलुओ चेंग ने उसे रोक लिया था। राजा कहते हैं कि मैंने तुम्हें अपनी राजगद्दी दी, मगर तुम तो धोखेबाज निकले। इस पर फेंगलुओ चेंग कहता है कि आपको ना तो प्रजा की पड़ी है और ना ही अपनी फैमिली की, आप बस अपने ही बारे में सोच रहे हैं। एक अच्छा राजा आप जैसा तो बिल्कुल भी नहीं होता और मैं नहीं चाहता कि फ्यूचर में मैं आपकी तरह बनूं। वो सैनिकों को ऑर्डर देता है कि राजा को पकड़कर जेल में डाल दो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों अपनी राजा रानी वाली जिंदगी जी रहे थे, मगर इन दोनों में से कोई भी खुश नहीं था। फेंगलुओ चेंग की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी। ऐसी हालत में भी वो मुयान के साथ बाहर घूमने जाना चाहता था कि तभी ही अचानक से मुयान की तबीयत खराब हो जाती है। वो कहता है कि कोई जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। मुयान उसे ऐसा करने से मना कर देती है। जो जहर राजा ने उसे दिया था तो वो जानती थी कि फेंगलुओ चेंग इसे कभी बच नहीं पाएगा और जल्दी ही उसकी मौत हो जाएगी। इसलिए उसने अपने खून को निकालकर एक एंटीडोट बनाया और फेंगलुओ चेंग को पता ना चले इस तरह से उसे खिला भी दिया, मगर इस चक्कर में उसकी मौत हो गई। उसके मरने के बाद फेंगलुओ चेंग बहुत ही ज्यादा रोता है। आगे वो टाइम को रिवर्स करने का जादू सीख रहा था, मगर उसे ये जादू आता ही नहीं। फिर कहानी हमें काफी सालों के बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पर फेंगलुओ चेंग काफी बूढ़ा हो गया था और वो मुयान को याद कर रहा था। वो उसी चेरी ब्लॉसम के पेड़ को देखे जा रहा था जो कि काफी सालों से सूखा पड़ा था कि तभी ही अचानक से उसमें फूल खिलने लगते हैं। बैकग्राउंड से मुयान की आवाज आ रही थी कि जब ये पेड़ दोबारा खिल उठेगा तब मैं तुमसे मिलने आऊंगी। कि तभी ही हमें मुयान की एक झलक उसके सामने दिखाई जाती है और ये कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। इस कहानी का एंड तो कुछ ज्यादा ही सस्पिशियस था। यहाँ पर ठीक से नहीं बताया गया कि मुयान वापस से जिंदा हुई या फिर ये बस फेंगलुओ चेंग की एक इमेजिनेशन थी। कहानी की शुरुआत को देखकर लग नहीं रहा था कि इस कहानी का एंड इतना ज्यादा सैड होगा। खैर, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी है, और चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब भी करते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।